चलें ठीक है, जिस चैप्टर नंबर 5 को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम यहाँ पर आप देखें क्या है, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स। पिछला चैप्टर जो था वो टोटली आपके पास इसके ऊपर बेस कर रहा था। ये वाला जो चैप्टर है आपके पास ये टोटली तौर पर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस करेगा कि रिक्वायरमेंट्स हम किस तरह गेट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट गेट करने के क्या क्या तरीके होते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 आपका अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट होती क्या है। ऑब्वियसली ये रिक्वायरमेंट के बारे में हम पिछले लेक्चर वगैरह में बात कर चुके हैं। एसआरएस के ऊपर हमने बात की थी, हमारी एक पूरी लैब जो है वो एसआरएस के ऊपर थी। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट इज अ फीचर ऑफ अ सिस्टम। रिक्वायरमेंट जो है आपके सिस्टम का एक फीचर है या और अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग दैट द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डूइंग। जो काम आपका सिस्टम करेगा उस काम की डिस्क्रिप्शन आप रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। उस काम के डिस्क्रिप्शन को जो आपका सिस्टम करेगा उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू फुलफिल द सिस्टम पर्पस, आपके सिस्टम के काम को करने के लिए जो भी आपके पास डिस्क्रिप्शन होगी वो आपकी रिक्वायरमेंट कहलाएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अंदर आपको ये बताया जाता है कि आपने करना क्या है, ये नहीं बताया जाता है कि वो आपने करना कैसे है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, रिक्वायरमेंट के अंदर ये बताया जाता है कि व्हाट टू डू, कि करना क्या है। ठीक है, अब वो काम कैसे करना है रिक्वायरमेंट के अंदर ये कभी भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो होती है आपके पास से आपको क्लाइंट मिल रही होती है और क्लाइंट आपसे ये नहीं बताएगा कि आपको वो काम कैसे करना है। ये डेवलपर का काम होता है कि वो काम कैसे होगा। तो रिक्वायरमेंट इज अ फीचर ऑफ सिस्टम। रिक्वायरमेंट जो है सिस्टम का कोई फीचर है या सिस्टम के किसी फीचर की कोई डिस्क्रिप्शन है जो आपका सिस्टम काम करेगा। ठीक है, और रिक्वायरमेंट के अंदर हम ये बताते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है हम ये नहीं बताते। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट को गेट करने के बाद आपको वर्क प्रोडक्ट क्या मिलेगी, यानी रिक्वायरमेंट को गेट करने के बाद आपको आउटपुट क्या मिलेगा। वो जो आउटपुट होता है वो आपको मिलेगा SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यानी जब आप रिक्वायरमेंट को गेट कर लेते हैं अपने क्लाइंट की तरफ से तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। यानी ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना होगा, ऑब्वियसली डेवलपर का काम होता है SRS को तैयार करना। तो आपके पास रिक्वायरमेंट वगैरह को ले लेने के बाद जब आप उसको तैयार करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट आपके पास बन जाएगा SRS। लेकिन ये मतलब रिक्वायरमेंट प्रोड्यूसेस वन लार्ज डॉक्यूमेंट रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, यानी आपके पास एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट बन जाएगा नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ, कंटेनिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट सिस्टम विल डू। और उसके अंदर ये पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी कि सिस्टम क्या करेगा, विदाउट डिस्क्राइबिंग हाउ इट विल डू इट, कि हम इसके अंदर ये डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि वो उसको कैसे करेगा, हम इसके अंदर ये डिस्क्राइब करेंगे कि वो करेगा क्या। अगर आपको याद हो मैंने आपको एक एग्जांपल SRS दिया था ATM वाला। तो ATM वाले के अंदर हमने पूरी की पूरी मतलब डिटेल जिसके अंदर पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी थी कि ATM क्या क्या काम करेगा, वो काम किस तरह करेगा, ये चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्क्राइब नहीं की थी। ये डेवलपर का काम है कि वो काम वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह करवाएगा। हम SRS के अंदर या रिक्वायरमेंट्स के अंदर अपनी चीज़ को ये डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं कि ये आपका सिस्टम क्या क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा। ये चीज़ें भी आपके रिक्वायरमेंट का पार्ट हो सकती है। ठीक है, आपका सिस्टम क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करना चाहिए उससे, ये आपके रिक्वायरमेंट का पार्ट हो सकता है, लेकिन वो काम किस तरह होगा ये आपके रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट होती क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। रिक्वायरमेंट को गेट करने के बाद आपको जो वर्क प्रोडक्ट मिलेगा वो SRS होता है। SRS के अंदर आपकी वो तमाम की तमाम डिस्क्रिप्शन या वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट मौजूद होती है जो आपका सिस्टम करेगा। ठीक है, और SRS के अंदर हम ये नहीं डिफाइन करते कि वो उसको कैसे करेगा। ठीक है, तो फुली आप तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के नाम से एक टॉपिक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट प्लस डॉक्यूमेंटिंग द रिक्वायरमेंट। तो अगर आप रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह समझकर उनको एक डॉक्यूमेंट की शेप के अंदर कन्वर्ट कर दें तो आप क्या कर रहे हैं, आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी आप रिक्वायरमेंट को इंजीनियर कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, SRS को डेवलप कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, आपने रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना है, फिर आपने जो अपने रिक्वायरमेंट को समझा है उसे को आपने डॉक्यूमेंट की शेप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने के 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन,
रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन और रिक्वायरमेंट रिव्यू। 4 स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये चारों स्टेप्स आपके पास होते हैं, एलिसिटेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन और रिव्यू। इन चारों को एक एक करके समझ लेते हैं कि किस मतलब स्टेप का क्या काम है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनके नामों से आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है। ठीक है, फिलहाल अभी तक यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, रिक्वायरमेंट का जो आउटपुट, रिक्वायरमेंट गेट करने का आउटपुट हमें क्या मिलता है, वर्क प्रोडक्ट क्या मिलता है, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के स्टेप क्या क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन को पहले डिस्कस करते हैं, मैं आगे जा रहा हूँ। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन यहाँ पर देखें, इसकी डेफिनेशन, एलिसिटेशन लफ्ज का मतलब होता है गैदरिंग यानी जमा करना, तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का मतलब हुआ गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट को गेट करना। ये लफ्ज टेक्निकल टर्म है, ये जो एलिसिटेशन आपके पास टर्म लिखी हुई आ रही है ये एक टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब होता है गैदरिंग द रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का लफ्ज नॉर्मली मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स के अंदर, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, आपने अपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को गेट करना है। रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड इन दिस स्टेप विद द हेल्प ऑफ कस्टमर, आप कस्टमर की हेल्प की मदद से अपने पास रिक्वायरमेंट को गेट करते हैं, यानी उससे आप रिक्वायरमेंट को निकलवाते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन पहला स्टेप है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स आर एनालाइज्ड टू फाइंड इनकंसिस्टेंसीज एंड ओमिशंस, को रिक्वायरमेंट को एलिसिटेट करने के बाद आप क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं कि कहीं कोई चीज मिस तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, या कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है आपके रिक्वायरमेंट के अंदर। इस तरह के मतलब आप एक दफा से पूरी जो भी आपने रिक्वायरमेंट गेट की है कि अगर आपके पास कोई चीज उसमें मिस ना हो गई हो, या एक कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो आपको अभी क्लियर नहीं है, इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट तो नहीं है कहीं वो, जो आपको अभी सही से क्लियर नहीं है, आपको एक दफा फिर दोबारा से अपने कस्टमर से कांटेक्ट करना होगा ताकि आप अपनी उस रिक्वायरमेंट को क्लियर। तो पहले स्टेप में सेकेंड स्टेप यानी एनालिसिस के अंदर आपने रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है कि कहीं कोई चीज मिस तो नहीं है, या अगर कोई चीज इनकंसिस्टेंट है, कोई चीज क्लियर नहीं है, तो आपने उस चीज को पहले क्लियर करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप के अंदर। तो यहाँ पर जो भी आपने रिक्वायरमेंट गेट की है आप उसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे, यानी आप SRS यहाँ पर बनाएंगे अपना एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 स्टेप्स लीड टू प्रिपरेशन ऑफ SRS, यानी आप अपने रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट की शेप देंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर अपना प्रिपेयर करेंगे। तो पहले स्टेप में इलस्ट्रेट किया आपने रिक्वायरमेंट को गेट किया, सेकंड में आपने उसको एनालाइज किया, फिर आपने उसको एक डॉक्यूमेंट की शेप करना दे दिया। अब आप यहाँ पर चौथे स्टेप के अंदर रिक्वायरमेंट को रिव्यू करेंगे, यानी आपने ये जो पूरा मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना लिया है इसको एक दफ़ा रिव्यू करवाएंगे अपने कस्टमर को, ताकि आप उसकी क्वालिटी को और एनहांस कर सकें। अगर कोई चीज़ वहाँ पर रह गई हो, या आप मतलब कस्टमर को आपकी बात, आपने जो SRS वगैरह बनाई है उससे अगर वो थोड़ा बहुत चेंज लाना चाह रहा है, तो वो आपके पास रिक्वायरमेंट फेज के अंदर यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले फेज के अंदर ही आपका क्लियर हो जाएगा, फिर डेवलपमेंट के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन कर लेने के बाद यानी SRS बना लेने के बाद एक दफ़ा रिव्यू करवाना है अपने SRS को अपने क्लाइंट को, ताकि अगर कोई और बात रह गई हो किसी भी वजह से तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाए। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं ये आपके पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। इनके आप अगर नामों को याद रखेंगे, यानी एलिसिटेशन का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, रिव्यू का मतलब क्या होता है, तो आपको ये कभी भी आप भूलेंगे नहीं, आपको ये हमेशा याद रहेगा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट प्लस डॉक्यूमेंटिंग द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के 4 स्टेप्स हैं, एलिसिटेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू। एलिसिटेशन का मतलब है गैदरिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट, एनालिसिस का मतलब है उस चीज़ को आप एक दफ़ा दोबारा से एनालाइज कर रहे हैं ताकि अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको आप पूरी कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि आप उसको एक SRS के फॉर्म के अंदर प्रिपेयर करने लगें, ठीक है, और रिव्यू का मतलब है आप एक दफ़ा उसको दोबारा से रिव्यू करवाएंगे अपने SRS को ताकि उसकी आप क्वालिटी को एनहेंस कर सकें। ठीक है, तो ये यहाँ तक होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी करें। जी अच्छा, अब ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट की कुछ टाइप्स हैं, वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एक आपकी टाइप होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और एक आपकी होती है नॉन फंक्शनल। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज में या काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह में भी आ जाता है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस। देखें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, इनके नामों को अगर आप ध्यान में रखेंगे आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आप ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपका सिस्टम क्या काम करेगा। ठीक है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा, वो उस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। और इसके अंदर ये बात भी आ सकती है कि सॉफ्टवेयर क्या काम नहीं करेगा, यानी आप उसको किसी काम से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आपके सॉफ्टवेयर को ये काम नहीं करना चाहिए, तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है, क्या करना है और क्या नहीं करना, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप एग्जांपल में मैंने लिखा है गेम फीचर, अगर आपको गेम आपको बनाने के लिए दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपसे कोई गेम डेवलप करवा रहा है, तो वो आपको बताएगा कि गेम के अंदर क्या क्या काम होने चाहिए, गेम के अंदर जो प्लेयर है वो क्या क्या काम करे और क्या क्या काम वो नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके सिस्टम ने क्या करना है और आपके सिस्टम ने क्या नहीं करना, ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है आपके पास वो आप कहलाती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी ये फंक्शन आपके आपके सिस्टम का फंक्शन बता रही हो कि आपके सिस्टम क्या काम करेगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली आपके पास क्या होती हैं, ये आपके पास मोस्टली क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अंदर आप क्वालिटी वगैरह को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि हाईलाइट हाउ वेल द सॉफ्टवेयर विल परफॉर्म इट फंक्शन, कि जो काम फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर करने को दिए गए हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आप ये डिस्क्राइब करते हैं कि वो तमाम फंक्शन कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जाएं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप यूजर के पर्सपेक्टिव से देखें, यूजर के पर्सपेक्टिव से और डेवलपर के पर्सपेक्टिव से अलग अलग एक चीज़ें हो सकती हैं। यूजर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर ये जो है आपके पास आ सकता है कि हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, यानी आपका कस्टमर ये आपको बात कह सकता है कि जो चीज़ ये जो गेम मैं आपसे बनवा रहा हूँ इसकी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, ये बार बार रुकना नहीं चाहिए। बहुत सारे गेम होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा आपके प्रोसेसर टाइमिंग को नीड कर रहे होते हैं, इसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि आपके पास आप जो भी वो गेम वगैरह आपसे डेवलप करवा रहा है उसकी परफॉर्मेंस जो है हाई होनी चाहिए, उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम होना चाहिए, वो आपके पास रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल से मेरे पास क्या मुराद है, रिलायबल का मतलब होता है कि वो सेफ होना चाहिए, यानी अगर आप अपने सिस्टम के अंदर कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी तरह लीक नहीं हो जाए, वो कोई मतलब हैक करके उसको मतलब अपने पास मिस यूज ना कर ले। तो रिलायबल आपका सिस्टम होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए वो आपके सिस्टम के, वो जो सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं वो एज सिंपल एज पॉसिबल हो ताकि उसको लोग यूज कर सकें। अगर आपने जो सिस्टम बनाया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम का बना दिया है तो फिर आप उस सिस्टम को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आप ये बता रहे होते हैं कि आपका सिस्टम क्या काम करेगा, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट उस काम की क्वालिटी को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि वो काम किस तरह होना चाहिए, यानी हाई परफॉर्मेंस उसकी होनी चाहिए, वो जो काम आपका सिस्टम करेगा वो रिलायबल होना चाहिए, वो यूजेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप मोस्टली जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके अंदर आप क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आपके सिस्टम की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आप फंक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि फंक्शन क्या क्या होने चाहिए सिस्टम के, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आप अपनी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आपके सिस्टम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, यूजर के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचें तो ये तीन और भी हो सकती हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल में आपको समझाने के लिए यहाँ पर तीन लिखी हैं। और अगर डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से आप सोचें तो आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं कि वो जो आप चीज़ बना रहे हैं वो मेंटेनेबल होनी चाहिए, यानी अगर इसके अंदर कोई चेंज वगैरह रिक्वायर हो तो आप उसको बाद में चेंज कर सकें।
ऐसा नहीं हो कि आपने इतना मुश्किल से कोड कर दिया और कल को आपके पास कुछ चेंज रिक्वायर होता है तो डेवलपर को चेंज करने में 2-3 महीने ही लगाते, बहुत ज़्यादा उसको टाइम रिक्वायर हो जाए। इस तरह नहीं हो, कोड इस तरह किया गया हो कि उसको आराम से चेंज किया जा सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास ये भी हो सकती है कि वो टेस्टेबल होना चाहिए, उसको आराम से टेस्ट किया जा सके। ये भी डेवलपर की तरफ से एक रिक्वायरमेंट आप रख सकते हैं। पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल से मुराद ये लफ्ज आपने सुना होगा अक्सर। पोर्टेबल का मतलब होता है एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। फॉर एग्जाम्पल, कल को आप एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, आज आपने एक लैंग्वेज को यूज करके एक सिस्टम बनाया है, कल को उससे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आप उसको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करवाना चाह रहे हैं तो वो पोर्टेबल होना चाहिए। उसके अंदर ये सपोर्ट होनी चाहिए कि वो दूसरे जगह पर, ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। पोर्टेबल किसी भी चीज़ को करने में ऐसा नहीं होता कि आप 1 या 2 क्लिक के ऊपर, इसमें मेहनत भी काफ़ी लगती है, टाइम भी लगता है। लेकिन अगर आपने अपने कोड को इनिशियल लेवल के इस तरह किया होगा कि वो मेंटेनेबल हो तो फिर आप इसको पोर्टेबल भी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो पोर्टेबल का मतलब ये है कि आप अपने कोड को एक जगह से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर मूव करवा रहे हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी वगैरह को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है ना, नॉर्मली यही होता है कि आपके क्लाइंट की तरफ से आपको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं मिलती। अभी तक हमने ये बात की है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं वो हम आपका क्लाइंट ही देता है। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपका क्लाइंट में भी आपको दे ही ना सके, क्योंकि वो जो बंदा होगा वो आपकी फील्ड का नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि वो आपकी फील्ड का नहीं होगा, उसको इन चीज़ों का मतलब ही नहीं पता होगा कि हाई परफॉर्मेंस क्या होती है, मेंटेनेबिलिटी क्या होती है, ये पोर्टेबिलिटी क्या होती है। इन चीज़ों का मतलब उसको पता ही नहीं। वो सिर्फ आपको अपने फंक्शंस को डिस्क्राइब करेगा कि ये तमाम फंक्शंस मतलब मुझे मेरे सिस्टम के अंदर चाहिए। और मतलब हो सकता है अगर मतलब वो थोड़ा बहुत लिटरेट बंदा है, वो आपकी फील्ड को जानता है, तो हो सकता है वो ये रिक्वायरमेंट आपको दे दे कि वो रिलायबल होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, स्लो ना हो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह। इस तरह की रिक्वायरमेंट वो आपको दे सकता है। लेकिन ये वाली जो रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेबल होना, टेस्टेबल होना, पोर्टेबल होना, ये रिक्वायरमेंट डेवलपर को खुद से कंसिडर करनी होती है। ठीक है, अगर डेवलपर इन रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करके अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा तो उसके लिए आसानी होगी। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कॉमनली क्लाइंट की तरफ से हमें नहीं मिलती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपके एज डेवलपर आपको खुद से ही कंसिडर करनी होती है कि ये तमाम रिक्वायरमेंट आपने अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी वो रिक्वायरमेंट जो आपका सिस्टम काम करेगा, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर की, आपके सिस्टम की क्वालिटी क्या हो। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी वो करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले अभी। बस क्विकली ये जो चैप्टर अभी पढ़ा है ना, इसको बस मैं रिव्यू करवाते क्लास पॉइंट कर रहा हूँ, मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है। चैप्टर का जो नाम है वो हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है? रिक्वायरमेंट इज अ फीचर ऑफ सिस्टम और डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग दैट सिस्टम इज कैपेबल ऑफ डूइंग। आपका सिस्टम जो काम करेगा उसकी डिस्क्रिप्शन जो है आपकी रिक्वायरमेंट कहलाती है। यानी जो भी, और ये जो रिक्वायरमेंट है आपको ये क्लाइंट की तरफ से मिलेगी। इसके अंदर ये बताया जाएगा कि आपने करना क्या है, वो काम किस तरह करना है, ये नहीं बताया जाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट को गेट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है या जो आपको वर्क प्रोडक्ट मिलता है वो आपका मिलता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन होती है कि आपके सिस्टम ने क्या क्या काम करना है और क्या क्या नहीं करना।
ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और कि एसआरएस के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों ही मेंशन होती है। ठीक है, एसआरएस के अंदर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट को ही रखेंगे, बल्कि एसआरएस में फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों तरह की रिक्वायरमेंट इसका पार्ट होती है। ठीक है, अगर आपको वो याद हो, मैंने आपको लैब 1 के अंदर या लैब 2 में एसआरएस वाला जो एक आपको लैब मैनुअल दिया था, उसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है कि एसआरएस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। एक अच्छी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस भी इसके अंदर काफ़ी 8-9 पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे लैब के अंदर, वो भी यहाँ पर आपने कंसिडर करना है कि एसआरएस में क्या क्या होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट प्लस डॉक्यूमेंटिंग देम। उसके बाद 4 स्टेप्स हैं हमारे पास, एलिसिटेशन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन और रिव्यू। ये आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल। ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स को गेट करते हैं कस्टमर की मदद से। एलिसिटेशन का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। एनालिसिस के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट जो अभी आपने गेट की है उसको एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर कोई चीज़ ओमिट तो नहीं हो रही है, यानी कोई चीज़ रह ना गई हो, या अगर इसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी है, कोई बात क्लियर नहीं है आपको, तो आप उसको एनालाइज करेंगे और उससे अपने कस्टमर से दोबारा से कांटेक्ट करके उस चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर करेंगे, यानी आप एसआरएस को प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर, और आखिर के अंदर आपने जो एसआरएस बनाई है उसको रिव्यू करवाएंगे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास होती हैं जो जिसमें ये बताया जाता है कि सिस्टम ने क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम नहीं करने। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में गेम फीचर लिखा हुआ है। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आप क्वालिटी रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जो गेम फीचर हमें बनाने के लिए दिया गया है इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, यानी इसकी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, ये जो है रिलायबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। और नॉर्मली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये डेवलपर को ही कंसिडर करनी होती है ताकि वो एक अच्छी वर्क प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ तक मैं बस क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में आगे लेकर चलेंगे इसको। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी अपने पास नोट डाउन कर ले और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए